हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एएफएम का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इस पेपर का रिव्यू करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चंस कहां कहां से इंस्टीट्यूट ने पूछे थे, ताकि आने वाले अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और अभी जो अपना नेक्स्ट पेपर है ऑडिट, उसकी अब अपने को रिमेनिंग 1.5 डे में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी भी इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वो भी आप जरूर से पूरी सुनिएगा और फॉलो करिएगा, तो आपको ऑडिट में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले अपन इस पेपर के रिव्यू की बात करें कि पेपर कैसा था एएफएम का। तो इस बार जो इंस्टीट्यूट ने एएफएम का पेपर पूछा है, ये टफ पेपर था और टफ के साथ साथ ये लेंदी भी था। मतलब आप अगर इस पेपर को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो ये पेपर आपका 3 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, आपका पेपर छूटा भी होगा। बहुत लोगों का हो सकता है छूट गया हो पेपर। और अच्छा खासा इन्होंने पेपर पूछा। टफ पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट ने ऐसा पेपर नहीं पूछा है और इस बार इन्होंने ऐसा पूछ लिया, और जो कि पूरे चांसेस भी थे। जब मैंने भैया ने आप क्लास वाले और टेस्ट सीरीज स्टूडेंट के साथ स्ट्रेटेजी के सेशंस लिए थे, उस टाइम पे भी हमने बताया था कि चांसेस ज़्यादा है इस बार एएफएम का टफ पूछने के। और जब भी इसमें टफ पेपर पूछा जाता है एएफएम में, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, जनरली जो क्वेश्चंस उनके ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन बैंक में है, उनमें ही रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पूछता है। ये आप लोगों को बताया गया था और उसी अकॉर्डिंग इन्होंने वैसे ही टफ पेपर पूछा है, रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है भी कॉपी पेस्ट जो इंस्टीट्यूट के एज इट इज बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल जो भी आप रेफर करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस अलग पूछे गए, उनमें इंस्टीट्यूट ने अपने खुद के क्वेश्चन उठाए और उन्हीं में बस रिवर्स कैलकुलेशन के फैक्टर्स डाल दिए, और उसी से ये पेपर टफ बन जाता है। कुछ 2-3 क्वेश्चन नए क्वेश्चन भी पूछे, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आए। और इस बार पूरे चांसेस थे एएफएम का टफ पूछने के। उसका रीजन यही है कि इनको अब रिजल्ट मेंटेन करना है। पिछले अटेम्प्ट में काफी ज्यादा इन्होंने रिजल्ट दे दिया था, और रिजल्ट मेंटेन करने का यही तरीका होता है कि आप पेपर को अच्छा लेवल का बना दीजिए। क्योंकि स्केलिंग जैसा कुछ होता नहीं जो मार्केट में फालतू लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। सिर्फ पेपर टफ बनाएंगे तो अपने आप रिजल्ट मेंटेन हो जाता है। तो इस वजह से इन्होंने पिछली बार के कंपैरिजन में एफआर देखेंगे वो थोड़ा अच्छा बनाया, पर उसमें कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे। पर इसके अंदर तो इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। पिछली बार के कंपैरिजन में क्या, पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट देखे तो बहुत अच्छा पेपर है, टफ पेपर है ये। तो पिछली बार तो एमसीक्यूज भी एएफएम में ऐसे थे कि 15-20 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे। इस बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपको सेम दिख जाएंगे जो इंस्टीट्यूट के हैं, बट उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो लेंथी थे। तो पेपर बहुत अच्छा पेपर है, और ये अच्छा पेपर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे पॉइंट डाले हैं इन्होंने, जहाँ पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट में भी गलती कर देंगे तो गलत हो सकता था पेपर। तो इस पेपर में आप ये मान के चलिए जो टॉपर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं पेपर में कुछ चीज़ें गलत करके आए होंगे, और आराम से गलती हो सकती थी। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ऐसा पेपर आता है तो सबके साथ सेम चीज़ होती है, क्योंकि 3 घंटे की सिनेरियो में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि सोचे हर एक चीज़ पे पॉइंट पे फोकस कर पाए। कोई ना कोई चीज़ अपने दिमाग से निकल जाती है क्वेश्चन में, तो वो गलतियाँ बहुत लोगों ने करी होंगी। जब मैंने इस पेपर के पॉइंट देखे तो मुझे नज़र में आया कि यार ये पॉइंट्स हैं, यहाँ गलती बहुत बच्चों ने करी होगी। बट वो पॉइंट्स या क्या ट्रीटमेंट होता है वो सब मैं यहाँ पेपर रिव्यू वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं हमेशा नहीं करता, कभी भी कोई भी रिव्यू वीडियो में नहीं करता। उसका रीज़न यही है क्योंकि आप लोग पेपर दे के आए हैं, तो आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने तो ये कर दिया अब ये बता रहे हो। बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैसेज में पूछते थे इसका बता दो ट्रीटमेंट। अपन एग्जाम बाद वो चीज़ें जरूर डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि पेपर में अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, बट अभी वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा भी हुआ है अपने को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, अगले पेपर पर लगना है, ठीक है। तो ये पेपर बहुत अच्छी कैटेगरी का पेपर है, और ये पेपर वही बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया होगा जिसने कंसेप्ट बुक जो मैंने दी थी वो अच्छे से याद करी हो और क्वेश्चन बैंक को 4 से 5 बार रिवाइज किया हो। वो बच्चा ही केवल इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया होगा। बाकी सबको इसमें दिक्कत आई होगी। जो स्टूडेंट्स केवल कंसेप्ट पढ़ के गए होंगे या सिर्फ जो क्वेश्चंस करके गए होंगे, या कंसेप्ट या क्वेश्चन को एक चीज़ और ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होगा, उनको तो हो सकता है ये पेपर आउट ऑफ द बॉक्स भी लगा हो कि पता ही नहीं क्या आ गया इस पेपर में। क्योंकि ये अच्छा पेपर था, इसमें आपको पूरी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहने चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट में स्टेप्स, फॉर्मूलाज होंगे आपके, और क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क आपके दिमाग में चलना चाहिए, कैसे कैसे वो क्वेश्चन आगे बढ़ता है, ताकि आप रिवर्स कैलकुलेशन कर पाओ। तो ये पेपर की एक मैंने आपको समरी बताई। इसके बाद एबीसी एनालिसिस मैंने आप लोगों को शेयर किया था। उसके अकॉर्डिंग ए कैटेगरी से 88 मार्क्स का पेपर है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज में बात कर रहा हूँ। बी कैटेगरी से 16 मार्क्स, जिसमें आईआरआरएम और आईएफएम 2 चैप्टर होते हैं बी कैटेगरी में, और सी में एक फॉरेक्स चैप्टर था, और बाकी प्रैक्टिकल चैप्टर्स वगैरह की थ्योरी, ये सब मिला के आपका 20 मार्क्स के अराउंड मैंने वेटेज बताया था। आया ये 14 मार्क्स का, वो भी सिर्फ फॉरेक्स 2 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फॉरेक्स आएगा तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो वही 2 क्वेश्चन है, एक 8 मार्क का, एक 6 मार्क का, जिसमें भी
एक चीज़ बताऊं, जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ना वो स्वैप का है। तो स्वैप कुछ लोग IRRM में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे IRRM में पढ़ते हैं और यहाँ पे भी दोनों जगह होता है, तो वो कहीं का भी क्वेश्चन माना जा सकता है। बट स्टिल मैंने उसे फोरेक्स का ही काउंट किया कि आपको एक पूरा डिटेल में पता चलना चाहिए कि मैक्सिमम फोरेक्स कितना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास अफवाहें ऐसी चलती रहती है कि इस बार तो फोरेक्स 30 मार्क्स का आएगा, 40 का आएगा। वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का वेटेज ही नहीं है। ये जो है पैटर्न वो इंस्टीट्यूट के वेटेज के अकॉर्डिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को गाइड किया था और उसी अकॉर्डिंग ये पेपर का पैटर्न रहा है। तो एक बार अपन पेपर पे आते हैं, पेपर में देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन थे। देखिए सबसे पहले अपन एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज में ये आपका केस सिनेरियो है और ये केस सिनेरियो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का केस सिनेरियो है। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बना के दिया बॉन्ड्स का, तो सब पोर्टफोलियो आ गया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन कैसे, क्योंकि ड्यूरेशन वगैरह निकालनी है और ड्यूरेशन के बाद वॉलेटिलिटी निकाल के आपको बताना है मार्केट प्राइस में क्या चेंज आएगा, वाईटीएम चेंज आके, तो उसका क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कॉपी पेस्ट, जो मैंने आप लोगों को मार्क कराए थे आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में, वहां से कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये अपन ने अपने जो एग्जाम डे वाला सेशन था उसमें भी कवर किया था ड्यूरेशन का, तो वैसा ही क्वेश्चन है एकदम डिट्टो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एज इट इज आ गया, बट जो कंसेप्ट है ड्यूरेशन का सेम वैसा ही है, बस इसमें आपको कोई नया पॉइंट स्पेशल नहीं है। ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमेशा आता है अच्छे खासे मार्क्स का, भी आप खुद देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके मर्जर चैप्टर का, और मर्जर में भी सेम क्वेश्चन आपके पास है बुक के अंदर मिक्स करके दिए हुए। एक तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का पूछा है इन्होंने, और दूसरा इन्होंने कैश ऑफर के बेसिस पे पूछ लिया। कैश ऑफर के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, एक शेयर्स के बेसिस पे और एक कैश ऑफर। और ये दोनों ही क्वेश्चन अपने सेशन में भी देखे थे और लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, वहाँ ड्यूरेशन निकालनी है, वॉलेटिलिटी निकाल के प्राइस चेंज बताना है, या मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, कैश ऑफर, सारे ऑफर के पॉइंट्स इन्होंने एक ही क्वेश्चन में दे दिए। तो टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जरूर दिखता है बट टाइम बहुत लगने वाला है, तो एमसीक्यूज अच्छा खासा आपका टाइम कंज्यूम करे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये केस सिनेरियो है, ये वापस से सिक्योरिटी वैल्यूएशन, और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का बेसिक टॉपिक आपका डिविडेंड बेस्ड मॉडल, जो मैंने आपको बताया यहाँ डिविडेंड पेड होता है, तो वो मैंने असम्पशन सब बता रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन अच्छे खासे मार्क्स का आता है, तो दो तो आपको केस सिनेरियो में ही देखने को मिल गई। ये आपका ए कैटेगरी का सबसे पहला चैप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका डेरिवेटिव चैप्टर में ये ऑप्शंस का, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था ऑप्शन का, कि कौन सा ऑप्शन लिया हुआ था इसने और उस पर क्या इसका गेन लॉस बन रहा है, जो भी होल्डर था ऑप्शन होल्डर, वो आपको बताना था। तो ये सारे आपका ए कैटेगरी चैप्टर से 4 केस सिनेरियोस पूछे एमसीक्यूज में, और सारे के सारों में आपको थोड़ा सोचने में टाइम देना था। जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए सिक्योरिटी वैल्यूएशन के और मर्जर के, उन तीनों के सिनेरियोज में तो आपको टाइम लगना था कैलकुलेशन में। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, इस क्वेश्चन में सोचने में टाइम लगा होगा आप लोगों का, कि हाँ इसने यहाँ एक्सरसाइज किया है तो क्यों किया, इसलिए अच्छा ये पुट ऑप्शन होगा, ये कॉल ऑप्शन होगा, इस तरीके से आपने सोचा होगा। ठीक है, तो वो सोचने वाला तरीका यहाँ आपको अप्लाई करना था, तो इसमें सोचने में आपको टाइम देना था। ये आपके एमसीक्यूज थे पेपर के सारे ए कैटेगरी चैप्टर्स थे एमसीक्यूज। ए कैटेगरी चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर और आपका डेरिवेटिव्स। अब आ जाते हैं अपन डेस्क्रिप्टिव पेपर में। डेस्क्रिप्टिव पेपर में ये पहला जो क्वेश्चन है ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का है। अब सर क्वेश्चन तो देखा लग रहा है कि यार हाँ अपने को आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें आप बोलेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्टॉक्स बताने हैं, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, करेक्टली वैल्यूड, ये सब। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस पोर्टफोलियो दोनों ही मिक्स कर दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप इसमें बताएंगे उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी की रिटर्न है वो चाहिए एक्सपेक्टेड वाली, और जो आपकी सीएपीएम वाली है। तो इस क्वेश्चन में भी देख के सिमिलर लगता है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हैं, आपको निकालना पड़ेगा इसमें बीटा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, जो डेटा दिया हुआ है इसको यूज में लेके, तब आप सीएपीएम रिटर्न पे पहुंच पाएंगे। तो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब देख के सिमिलर लग रहा है पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए क्वेश्चन में, तो एक तरीके से अपन इसे न्यू क्वेश्चन बोल सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में इन्होंने इस पेपर के अंदर यही किया, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में कुछ एक आध न्यू पॉइंट डाले हैं या रिवर्स कैलकुलेशन करके दिया है, तो इस तरीके का ये पेपर है आपका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका रियल ऑप्शन अबेंडनमेंट ऑप्शन का। ये कैपिटल बजटिंग में आपके है अबेंडनमेंट ऑप्शन, सेम क्वेश्चन अपने देखा भी था सेशन में भी, और ये मार्क भी मैंने करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये नॉर्मल आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये थ्योरी क्वेश्चन आया आपका चैप्टर 1 स्ट्रेटेजी वाला, और इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रेटेजीज के डिसीजन बताने थे क्या क्या लिए जाते हैं, उसी को इन्होंने अलग तरीके से पूछा। तो जिन्होंने थ्योरी को भी सही से याद नहीं किया होगा वो हो सकता है इसका आंसर पूरा ना लिख पाए हो। ये चैप्टर 1 आपका स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी चैप्टर का थ्योरी का क्वेश्चन था। थ्योरी के 2 क्वेश्चन आए हैं पूरे पेपर में, एक ये, दूसरा क्वेश्चन एक और आया आपके पास जो कि स्टार्टअप से है, फिक्स चैप्टर्स हैं, और स्टार्टअप से जो क्वेश्चन आया उसमें चॉइस भी दी है। ठीक है, या तो थ्योरी कर लो या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का दिया है। देखते हैं आगे।
नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का, ये अपन ने वही अपने ईडीपी सेशन में कवर किया था, वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई नया पॉइंट नहीं है, छोटा कर दिया बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि पहले ही पेपर इतना लेंदी था। तो इस क्वेश्चन में 3 साल का आपके पास डेटा था, थर्ड ईयर में आपको यूनिट्स दे रखी होती थी, तो इसमें दूसरे साल में खत्म करके वहां डिविडेंड के साथ ही बता दिया। तो अब की बार इसमें यूनिट्स रिडीम्ड भी पूछ ली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें सेम फर्स्ट ईयर वाली कैलकुलेशन सेकंड ईयर में हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएगा। हाँ, बस लास्ट ईयर का डेटा हटा दिया, बस ये चीज़ है। उधर तक की कैलकुलेशन करवाई इन्होंने 2 साल तक की। तो ये म्यूचुअल फंड का अपन ने देखा था ईडीपी सेशन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था। इसके बाद कैपिटल बजटिंग का एक नया क्वेश्चन पूछा है, ये कैपिटल बजटिंग का एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका आईआरआरएम का, तो ये भी वही अपने सेशन में तो कवर किया था। एफआरए मैंने बोला था, एफआरए काफी टाइम से नहीं पूछा इन्होंने, तो वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या किया, उसी क्वेश्चन में मार्केट इंटरेस्ट रेट रेफरेंस रेट जो देनी होती थी ना, वो गायब कर दी और जो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है वो दे दिया। तो जो एफआरए का फॉर्मूला है उसमें आपको बस रेफरेंस रेट निकालनी है, प्रॉफिट लॉस फिल कर देना है। तो रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, तो आपको सोचना पड़ेगा और फिर टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसके बाद ये जो है फॉरेक्स का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 8 मार्क्स का, तो फॉरेक्स का 8 मार्क्स का जो बेसिक एक्सचेंज कैश पोजीशन वाला क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने इस बार। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव चैप्टर ए कैटेगरी का, वही ए कैटेगरी के चल रहे हैं, बस एक फॉरेक्स को छोड़ दिया जाए तो डेरिवेटिव चैप्टर। अब ये जो डेरिवेटिव चैप्टर है इसका क्वेश्चन आपको देख के लगेगा सर ये तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, नहीं, इन्होंने हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा खेला है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए सिक्योरिटी का बीटा गायब कर दिया, पोर्टफोलियो का और बाकियों का बीटा दे दिया, तो वही रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको इसका बीटा निकालना है। रिवर्स कैलकुलेशन वेटेड एवरेज में वेट वगैरह तो दे दोगे, उसका बीटा आपको मिलेगा, इस तरीके से पूछा। और एक लास्ट पॉइंट में इन्होंने न्यू बीटा पूछा, क्या होगा अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये तो अपन ने किया था, आपको याद हो एक क्वेश्चन जिसमें 0.91 वाला बीटा होता है, पोर्टफोलियो बीटा बताओ क्या होगा आफ्टर 2% वाला, सेशन में अपन ने किया था लाइव सेशन में, तो वो वाला ही पॉइंट है। तो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अगर करते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा, वही टोटल पोर्टफोलियो बीटा, स्टेप नंबर 4 की कैलकुलेशन पूछी है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इसमें भी थोड़ा चेंज किया इन्होंने। इसके बाद ये ईवीए का क्वेश्चन, तो ईवीए नहीं निकालना आपको इस क्वेश्चन में, ईवीए इन्होंने दे दिया है आपको पैट निकालना है, तो पहले हम नो पैट निकालेंगे फिर पैट पे पहुंचेंगे, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन इन्होंने दिया। इसके बाद मैंने थियरी का बताया, एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे टोटल। तो दूसरा ये है आपका स्टार्टअप का न्यू टॉपिक सक्सेशन प्लानिंग का, तो ये आपको पूरा नोट्स में सब दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको एज इट इज लिखना था ये आंसर, तो ये आपको मिल जाता। अगर ये नहीं करना था तो ये आपको आईआरआरएम के अंदर क्वेश्चन है, आईआरआरएम का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो सेशन में भी अपन ने देखा था, वही क्वेश्चन है ये। तो ये वही क्वेश्चन आपको बुक के अंदर भी है, मॉड्यूल फॉलो किया होगा तो वहाँ पे भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक किया होगा तो वहाँ पे भी मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आईएफएम का आपका पूछा, आईएफएम का थोड़ा सा जो बाकी क्वेश्चन है बुक में उनमें से पॉइंट उठाए और अलग तरीके से फ्रेम कर दिया उस क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन में से पॉइंट उठा के अलग तरीके से पूछ लिया। तो ये एक आईएफएम का क्वेश्चन आया आपके पास। इसके बाद ये आपके मर्जर चैप्टर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाईबैक का क्वेश्चन है, जो अपन ने सेशन के अंदर किया भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूरा सॉल्व किया था, तो वही क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ अपने पास और पॉइंट है नहीं, सेम ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ चेंज इन्होंने किया नहीं है, सेम डिट्टो क्वेश्चन इन्होंने पूछा। ये कैटेगरी मर्जर चैप्टर का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाईबैक का टॉपिक है ये। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव चैप्टर का, वापस से पिछली बार ये क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का इन्होंने सीधा वाला जो अपने पास बुक के अंदर होता है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा था, इस बार उस क्वेश्चन का उल्टा करके पूछ लिया, ठीक है। आपको लास्ट में लॉस बता दिया कितना होगा, अब इसके उल्टी कैलकुलेशन पूछ ली इन्होंने। तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, तो पूरे इस पेपर में देख के मुझे लगता है जो 5th नंबर क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन ऐसा था जो छोड़ने लायक था, 5th नंबर वाला। तो इसमें उल्टी कैलकुलेशन करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 कंपनीज के शेयर्स होते हैं, पोर्टफोलियो बनता है, फिर आप हेजिंग करते हैं, उसमें उल्टी कैलकुलेशन। तो ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, 4 नंबर का दिख रहा है पर अच्छा खासा ले लेता है ये टाइम। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो चैप्टर का है, पोर्टफोलियो चैप्टर का क्वेश्चन। तो पोर्टफोलियो चैप्टर का क्वेश्चन देख के लगता है सर बेसिक सा क्वेश्चन, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो। इस क्वेश्चन में आपको पूरा दिमाग अपना ओपन करना था, पूरा अच्छा आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज दिमाग में चलने चाहिए। और क्वेश्चन की जो मैंने बोला है 4-5 बार क्वेश्चन की आप गो थ्रू करे हुए होंगे, रिवीजन कर रखा होगा क्वेश्चन बैंक से, और नोट्स पूरे याद होंगे तो ही कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिमाग ओपन होगा, तब समझ में आएगा कि कौन सा डेटा से क्या बैलेंसिंग फिगर चीज कैलकुलेट होती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा, जो क्वेश्चन है देख के सिमिलर लगते हैं बट वही रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बोला स्वैप वाला क्वेश्चन, तो इसे हम अभी के लिए फॉरेक्स बोल रहे हैं कि ठीक है भाई फॉरेक्स के अंदर डाल रखा है, बाकी इसे आईआरआरएम का भी माना जा सकता है क्योंकि स्वैप टॉपिक वहाँ पे है मेजरली, ठीक है, तो वहाँ पे ये कवर हो जाता है कंसेप्ट के अंदर। बट ठीक है यहाँ पे फॉरेक्स हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मॉड्यूल में वहाँ पे डाला हुआ है, तो ये इसलिए मैंने बोला टोटल 14 मार्क्स का फॉरेक्स, एक वो क्वेश्चन बेसिक और एक ये क्वेश्चन स्वैप वाला। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर आया है एएफएम का।
तो पेपर में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है न्यू क्वेश्चंस हम इन्हें बोल देंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनमें एडजस्टमेंट कुछ डाले हैं अलग, और या फिर रिवर्स कैलकुलेशन कर दिए, एक आध क्वेश्चन नए भी हैं। तो पेपर बहुत अच्छी कैटेगरी का पेपर, अपन इसे बोलेंगे टफ कैटेगरी का पेपर और लेंथी पेपर भी। तो ये पेपर आपका इस तरीके का रहा है। जिसका भी पेपर जैसा भी हुआ हो एएफएम का, अब आप लोगों को इस पेपर में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये पेपर टफ आया तो पूरे इंडिया के लिए टफ है, केवल आपके लिए नहीं है। मैंने बोला इवन टॉपर्स ने भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी होंगी इस पेपर में। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैंने इस पेपर के सारे आंसर्स मैंने अपने पेपर आने के बाद मैं इसको 15 मिनट खुद एनालाइज किया है कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट स्पेशल था, ये स्पेशल था, तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना था, वो नज़र डालनी पड़ती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे को पढ़ने में भी दूसरी बार में आए कि यार ये पॉइंट का ये भी तो करना था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी थी, तो बहुत लोगों ने गलत भी करे होंगे, पर ठीक है, पेपर सबके लिए बराबर होता है, तो उसी अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। तो आपका पेपर जैसा भी हुआ अब इस पर दिमाग मत लगाना, इसके सॉल्यूशन ढूंढने मत बैठना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके सॉल्यूशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगले पेपर पे फोकस करो, क्योंकि सबका सेम लेवल का हुआ होगा ये पेपर। मैंने बताया इसमें कंसेप्ट नोट्स पूरे याद करे हो, क्वेश्चन को आपने 4-5 बार प्रैक्टिस किया और रिवाइज किया हो, तब जाके आप इसको थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर पाए होंगे, वरना तो आपका इस पेपर में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी डेफिनेटली। तो ये एफएम के पेपर की बात हो चुकी है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने ऑडिट की। ऑडिट को कैसे करना है रिमेनिंग 1.5 डे में। रिमेनिंग 1.5 डे में अब आप ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये सुन लीजिए आप एक बार। देखिए आज के दिन आप क्या करेंगे, आज के दिन आपको जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एसेस स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना है। तो स्टैंडर्ड्स के लिए सारे रिवीजन वीडियो हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, यूट्यूब पे सारे रिवीजन वीडियो, ये सुन के आप स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लेना। आज आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड्स के जितने भी हमने रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाले ना उससे रिवाइज कर लेना। सर यूट्यूब के रिवीजन वीडियो से क्यों करें, हम नोट से कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, रिवीजन वीडियो से मैं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आज भी स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के पॉइंट्स क्या बहुत टफ लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, एक ट्रिकी लैंग्वेज अपन जिसे बोल सकते हैं, जिसको लिखने में दिक्कत आती है, वो कीवर्ड्स वही लिखने पड़ते हैं। जब आप रिवीजन वीडियो सुनोगे ना तो वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं दिमाग में ऑटोमेटिकली याद हो रही होगी आपको, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कीवर्ड्स अपने आप याद आ जाएंगे, हो सकता है, तो आप आराम से लिख पाएंगे। इसलिए स्टैंडर्ड्स के सारे रिवीजन वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे हमने, वो ध्यान से जरूर से सुन लेना, सारे रिवीजन वीडियो आज के दिन सुन लेने हैं, यानी आज स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। सर हमसे आज नहीं हो पाएंगे स्टैंडर्ड्स, हो सकता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें थोड़ा स्लो होता है, या हमारी स्टैंडर्ड्स की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो आप ए और बी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स तो जरूर कर लेना आज, कम से कम ए और बी कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स आज हो जाने चाहिए। बाकी सारे ही स्टैंडर्ड्स आज करने का टारगेट होना चाहिए। जिसकी पढ़ाई कम हो रखी है उसके लिए मैंने बताया ए और बी, बाकी तो सारे स्टैंडर्ड्स आज आपको कंप्लीट करने हैं। कैसे? रिवीजन वीडियो को सुनकर। रिवीजन वीडियो ऐसे नहीं कि नॉर्मल स्पीड में, 2x की स्पीड में सुन लेना। रिवीजन वीडियो सुनोगे आप 2x की स्पीड में, तो स्टैंडर्ड्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल के दिन आप क्या करोगे, कल के दिन यानी 6 तारीख को, कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, सबसे पहले आप करोगे प्रोफेशनल एथिक्स। सर प्रोफेशनल एथिक्स करना कहते हैं, देखिए प्रोफेशनल एथिक्स के लिए कंसेप्ट्स के लिए तो कंसेप्ट नोट्स पढ़ना, आप कंसेप्ट नोट से रिवाइज करना। प्रोफेशनल एथिक्स के कंसेप्ट कल सुबह सबसे पहले ये करना है। इसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स में जो टफ क्वेश्चंस है ना, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें कौन सा क्लोज लगेगा या दोनों क्लोज में कभी कंफ्यूजन होता है, कभी इंस्टीट्यूट कौन सा लिख रहा है कौन सा लिख रहा है, वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है एग्जाम में, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर कंसेप्ट नोट्स के बाद। तो आप कंसेप्ट नोट से तो कंसेप्ट सारे याद कर लेना, रिवाइज कर लेना प्रोफेशनल एथिक्स के कल सुबह। उसके बाद हमने 3 रिवीजन वीडियो डाले हुए हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, तीनों वीडियोस के एंड में जो टफ वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन करवाए हुए हैं, टफ वाले क्वेश्चन भी रिवीजन वीडियो में करवाए हैं प्रोफेशनल एथिक्स में, इसी पर्पज से। तो रिवीजन वीडियो से आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, रिवीजन वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन देख लेने हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। रिवीजन वीडियो से 3 रिवीजन वीडियो हैं, 3 वीडियो हैं। कंसेप्ट नोट से कंसेप्ट पढ़ना, कंसेप्ट के लिए रिवीजन वीडियो मत सुनना, रिवीजन वीडियो के एंड में क्वेश्चंस हैं टफ वाले, वो आप सुन लेना, ताकि क्वेश्चंस के सारे पता चल जाए, हाँ ये पॉइंट्स हैं। ये काम हो जाएगा आपका कल प्रोफेशनल एथिक्स का सबसे पहले सुबह। इसके बाद आपके पास कल पूरे दिन जो भी टाइम बचेगा उसमें अदर चैप्टर्स जितने भी हैं आपके ऑडिट के अदर चैप्टर्स, वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। वही कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट बुक जो भी अपन बोले उससे आपको रिवाइज कर लेना, जो हमने आपको कंसेप्ट नोट्स दे रखे हैं। तो अदर चैप्टर्स के लिए कंसेप्ट बुक से आपको रिवाइज कर लेना है। तो आज आप एसएस के सारे रिवीजन वीडियो सुन लेना जो हमने डाल रखे हैं 2x के स्पीड पे। कल सुबह प्रोफेशनल एथिक्स को कंसेप्ट तो करोगे कंसेप्ट नोट्स से, और बाकी जो प्रोफेशनल एथिक्स के 3 रिवीजन वीडियो हैं, हर वीडियो के एंड में टफ वाले क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वो सुन लेना रिवीजन वीडियो से। फिर बचे हुए टाइम में जितने भी अदर चैप्टर्स हैं ऑडिट के, वो आपको कंसेप्ट नोट से रिवाइज कर लेने हैं। इनके भी अगर आपको वीडियो सुनने हो तो जो लास्ट टाइम डाले थे वो सेम है, आप सुन सकते हो 2x की स्पीड पे। आपको लगता है कि सुन के मेरे को ज्यादा रिटेन हो रहा है तो आप इनके भी वीडियो सुन सकते हो, बाकी इनको नोट से रिवाइज करोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम डे है आपका 7 नवंबर।
एग्जाम वाले दिन क्या करना है, तो एग्जाम वाले दिन आप एसेज जो है ना स्टैंडर्ड्स, उनको वापस रिवाइज कर लेना नोट से। अब एग्जाम वाले दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है कंसेप्ट नोट से, कंसेप्ट बुक, कंसेप्ट नोट्स जो भी आप बोल रहे हैं इनको, उससे आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम वाले दिन एसेज को वापस से, क्योंकि एसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। एसेज ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको मार्क्स दिलाने में, तो एसेज को आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। आज एसेज के सारे रिवीजन वीडियो सुनेंगे आप 2x के स्पीड पे। कल सुबह प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे, कंसेप्ट नोट से कंसेप्ट कर लेंगे और रिवीजन वीडियो से टफ वाले क्वेश्चन देख लेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के। फिर रिमेनिंग टाइम में कल बाकी चैप्टर्स जो भी आपके बच गए उनको कंसेप्ट नोट से आपको सबको कवर कर लेना, कंसेप्ट नोट से कवर कर लेना। आपको लगता है वीडियो से करना है तो रिवीजन वीडियो भी सबके डाले हुए वहाँ से भी कर सकते हो, बाकी कंसेप्ट नोट से इनमें काम चल जाएगा। एग्जाम वाले दिन एसेज को वापस से रिवाइज करना है, किससे, कंसेप्ट नोट से वापस से रिवाइज करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर अभी एएफएम अच्छा खासा पेपर आ गया टफ, तो हो सकता है आपकी बार ऑडिट ईजी आ जाए। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता इंस्टीट्यूट का। देखिए पिछली बार ऑडिट का टफ पेपर था, तो इस बार हो सकता है एवरेज पेपर दे दे या नॉर्मल दे दे या इसको भी टफ बना दे, तो कैसा भी पेपर आ सकता है। इस उम्मीद में मत रहना कि एएफएम ऐसा दे दिए, क्योंकि इनको अब रिजल्ट मेंटेन करना है, ठीक है। तो रिजल्ट मेंटेन करना है तो हो सकता है ये पेपर भी सेम लेवल पे टफ दे दे या फिर एवरेज पेपर दे दिया जाए, तो कुछ भी कर सकता है इंस्टीट्यूट। ये चीज़ दिमाग में आपके रहनी चाहिए। तो आपको पूरी तैयारी करनी है ऑडिट की, क्योंकि इस पेपर में अब आपको मार्क्स लाने हैं, कीवर्ड्स लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे। अब एक दो चीज़ें मैं इस पेपर से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। देखिए ऑडिट के पेपर में क्या होगा, जब आपका मान लीजिए कोई रटा हुआ क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड का नंबर और नाम आप लिखेंगे और फिर पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे जो भी आपने कंसेप्ट नोट से याद किया हुआ है, और कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देंगे। ये तरीका होता है। लेकिन मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ऐसे कौन सा टॉपिक लग रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो पहली बात तो आप ऐसे अंदाजे से पता कर लो कौन सा लग रहा है, ये तो आपको पता करना आ जाना चाहिए क्वेश्चन में। तो उस ऐसे का नाम और नंबर लिख दिया, उस ऐसे का नाम और नंबर लिख दिया, और उसके बाद उस ऐसे में जितना भी आपको याद है ना, उस ऐसे के अंदर के जितने भी टॉपिक आपको याद है सबको पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा लिख दो, सबको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो थोड़ा थोड़ा। यानी अगर नया क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता चल रहा है इस ऐसे का कौन सा टॉपिक का आंसर है, क्या लिखना है, आप ऐसे का नाम नंबर लिख दो और पैराग्राफ में आंसर लिख दो। सब कुछ जो कुछ भी उस ऐसे से रिलेटेड आपको याद है पैराग्राफ में लिखना। आपकी बार पॉइंट्स में मत तोड़ना, क्योंकि आपको आता नहीं है, तो पैराग्राफ में लिखोगे ना तो हो सकता है 4 नंबर का आया तो 1-2 नंबर दे दे एग्जामिनर। ये चीज ध्यान रखना। ये करना है जब नया क्वेश्चन आए ऐसे का, आपको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक का आंसर लिखना है। रिपीटेड आए तो ऐसे नाम नंबर और पॉइंट्स में आंसर लिख के कीवर्ड्स अंडरलाइन प्रॉपर तरीके से। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। हो सकता है इससे 4-5 नंबर अपने एक्स्ट्रा मिल जाए अपने को। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ऑडिट के लिए रिवीजन में फॉलो करनी है। ये फॉलो करेंगे तो आप ऑडिट को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे इफेक्टिवली, और इसका पेपर अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो अभी तक जो भी आपने पेपर दिए हैं एफआर एएफएम के जैसे भी हुए हैं, उनसे अब आपको बाहर निकलना है और अब इस पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर एएफएम का जैसा पेपर था तो बहुत चांसेस हैं कि मैक्सिमम लोगों का पेपर नॉर्मली हुआ हो, ज़्यादा कोई हाई लेवल का पेपर ना हुआ हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, पेपर लेंथी था और 3 घंटे में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सोच पाएँ, ठीक है। बट फिर भी ऐसे पेपर में आपने थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन करी होंगी, स्टेप मार्किंग होती है, तो आप 50-60 नंबर तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि कुछ तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी थे, एमसीक्यूज में अपने को टाइम लगा होगा बट वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो आप पास तो आराम से हो रहे होंगे। बट हम अपने आप को पैनिक कर लेते हैं सोच के, पता नहीं पेपर में ये गलती हो गई होगी, ये हो गई होगी, चलो इससे एक बार सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो सब नहीं करना। अब वो टाइम वो नहीं है कि दोबारा आपको एएफएम का पेपर या एफआर का पेपर लिखने का मौका दिया जाएगा। वो पेपर हो गए, अब आपको पेपर लिखने का मौका मिलने वाला है ऑडिट का, तो इसमें आपको शानदार मार्क्स लाने हैं। अब इसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, तो इस पर पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरा फोकस बना लीजिए ऑडिट के ऊपर। अच्छे तरीके से होगा आपका ये पेपर भी, तो आप मेहनत करिए। और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ऑडिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, सचिन सर का आप लोगों के पास नंबर होगा, वरना हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप उनको मैसेज कर देना, वो आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे जो अभी ऑडिट से रिलेटेड होंगे। बाकी हमारी कहीं और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।